नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमारे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो है संधि, वो हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम केवल संधि का परिचय ही आपको करा पाए हैं कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो केवल हमने यहाँ पर संधि का परिचय आपको बताया है। आज हम संधि की परिभाषा, संधि के भेदों से आपको परिचित करवाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। जैसे कि मैं आपको अपने पिछले सेशन में बता चुकी हूँ कि आप जब भी, क्योंकि अभी आप क्लास 12th में हैं, इसके बाद आप काफी प्रतियोगी परीक्षाएं अपने जीवन में देंगे आगे, तो हिंदी से जुड़ा हुआ आपका जब भी प्रश्न पत्र होगा तो उसमें संधि जरूर होती है। और अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपने नहीं समझी है, बचपन से पढ़कर आप भूल गए हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास कि आप रिवाइज कर लें, उन चीजों को पढ़ लें और समझ लें। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पिछले सेशन में संधि के बारे में आप लोग को बताया कि संधि क्या होती है। ज्वाइनिंग यानी कि मेल। तो किसी भी जब हम शब्द का मेल आपस में करते हैं, जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए थे, छात्र धन आवास, छात्रावास, हिम धन आलय, हिमालय। तो ये भी मैंने आप लोग को बताया कि देखिए किस तरह से अगर आप इस तरह से इनकी ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत सरल है, ये बहुत आसान है। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग का असल मीनिंग समझते हैं, संधि का असल मीनिंग समझते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि ये असल में क्या है। असल में ये वर्णों का मेल है, जो कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलता है तो तब जाके संधि होती है, तब जाके संधि होती है। और वर्ण के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पूरा जो हमारा सेशन था उसमें, कि वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है, यानी कि किसी भी वर्ण की हमने पूरी परिभाषा आप लोगों को यहाँ पर बताई कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। और जो आपकी हिंदी वर्णमाला है, यानी कि जब वर्णों को हम आप व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, जब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो वह समूह वर्णमाला कहलाता है। और जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर जो किसी भी बिना अन्य वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है, यानी कि किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है, किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। तो ये आपके स्वर। और उसके बाद हमने व्यंजन की बात यहाँ पर की थी। तो व्यंजन हमने कहा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क से ज्ञ तक। तो क का उच्चारण करने के लिए आपको अ की सहायता लेनी पड़ रही है, ख अ की सहायता लेनी पड़ रही है, ग अ की सहायता लेनी पड़ रही है, घ अ की सहायता लेनी पड़ रही है। बिल्कुल उसी तरह का अगर आप उच्चारित करेंगे तो आ की सहायता, की छोटी ई की सहायता, की बड़ी ई की सहायता, कु छोटे ऊ की सहायता। तो जिन भी व्यंजनों को हम व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये हमने यहाँ पर क्लियर किया था। उसके बाद हमने स्वरों के भेद आपको बताए थे कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वरों के भेद हमने यहाँ पर बताए कि 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो हमने यहाँ पर बताया स्वर क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में हमें जिनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। 3 भागों में हमने यहाँ पर स्वरों को बांटा। और इसमें हमने 3 भागों में बांटा। तो पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। हमने कहा ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, जिनके उच्चारण में जो वायु होती है वो मुख से तुरंत बाहर निकल जाती है, जैसे अ, ई, उ, री। तो आप देख सकते हैं उच्चारण में बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसको हमने ह्रस्व स्वर कहा। और वहीं हमने स्वरों का दूसरा भेद दीर्घ स्वर को पढ़ा।
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उनको हमने दीर्घ स्वर कहा। तो यहाँ पर हम स्वरों के भेद पढ़ चुके हैं और इसको बिल्कुल अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। अब जाके आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा बहुत क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि हम फिर से एक बार फिर से हम उसी पॉइंट पे आते हैं। हमने कहा स्वर और व्यंजन सब हमें क्लियर हो गए, वर्ण हमें क्लियर हो गए, तो फिर हमने कहा कि अब मेल कैसे होता है। तो अब हमें संधि की परिभाषा यहाँ पर हमसे बनती है कि क्या परिभाषा बनती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है, या संधि कहते हैं, विकार को संधि कहते हैं। तो विकार यानी कि एक नया परिवर्तन उसमें आया, विकार। अविकारी और विकारी शब्द आपने पढ़ा होगा, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, विकार यानी कि परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आया है उसको हमने संधि कहा। तो छात्र धन आवास, अब त्र की हमने बात की तो त्र में अंतिम वर्ण है अ का स्वर हमें आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिया। आवास, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आवास का आ, तो छात्र धन आवास आ, तो ये बन गया आपका आ। ठीक है, तो इस तरह से ये बना छात्रा। ठीक है, अभी तक केवल छात्र था, अब क्या बन गया, छात्रा वास। बिल्कुल इसी तरह हिम धन आलय, तो ही म में आपका अ का स्वर आ रहा है और साथ में आपका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है, तो अ और आ मिलाकर आपका बना आ। तो इस तरह से हिम धन आलय, ही मालय, म में आ का स्वर आएगा, ही मालय, हिमालय। तो इस तरह से अब हम संधि की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे कि क्या होती है संधि, किसे कहते हैं। देखिए अभी तक आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी हैं लगभग। तो अब परिभाषा हम लिख लेते हैं संधि की। क्या परिभाषा बनी, बहुत अच्छे से अब परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई है कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, ठीक है, या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा क्लियर हो गई संधि की। अब देखिए हमने संधि पढ़ लिया कि जब हम दो वर्णों का मेल करते हैं, दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं, तो ये इसे हमने कहा संधि। तो देखिए आपने अपने परीक्षा में एक और प्रश्न आपको आता है, संधि विच्छेद। ठीक है, तो जब आप संधि सीखेंगे तो आप संधि विच्छेद को भी सीखेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद को देख लीजिए क्या होता है। संधि विच्छेद, आप संधि करना समझ गए हैं, अब आप संधि विच्छेद को एक बार जान लीजिए, फिर हम संधि के भेदों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए बहुत ही सीधा और सरल, विच्छेद करना है दोनों में। संधि यानी कि दोनों को जोड़ना है, मेल करना है। एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं पीछे,
बहुत सारे। अगर आपको और भी एग्जाम्पल जानने हैं तो इसको पहले यहाँ पर एग्जाम्पल ही हम लिख लेते हैं, फिर हम संधि विच्छेद को पढ़ेंगे। तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, परमानंद जो शब्द है परमानंद। अब परमानंद शब्द किस तरह से बना आपका? परम धन आनंद, परम धन आनंद। तो प र म, ठीक है, धन आनंद का आ मिलकर आ बना। तो क्या शब्द बना आपका? परमा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर परम था और आपका परम, म जो शब्द है उसमें अ का स्वर आ रहा है, अ वर्ण आ रहा है, तो हमने अ वर्ण यहाँ पर ले लिया। इसका हमने प्रथम वर्ण यहाँ पर लिया आनंद, और इसका हमने अंतिम वर्ण लिया अ। तो परम धन आनंद परमानंद, परम धन आनंद परमानंद। तो इस तरह से ये परमानंद शब्द हमने बनाया। एक और एग्जाम्पल हम यहां पर इसका लेंगे, धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। तो धर्म धन अर्थ अ, तो अ और अ मिलकर भी आपका आ बनेगा। ये कैसे बनेंगे ये आप संधि के भेदों में पढ़ेंगे। ये कैसे बना है, ये कैसे हुई है संधि, इसको आप संधि के भेद जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इसको समझ पाएंगे। परमानंद, और यहाँ पर देखिए धर्म धन अर्थ अ और अ मिलकर आपका बना आ। तो आपका शब्द बनेगा धर्मार्थ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर आ बना है, और इसी से आपका बना है धर्मार्थ। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर संधि के ले लिए, और आगे के जब हम संधि के भेदों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम अलग अलग भेदों के यहाँ पर देंगे। तो हमने कहा कि संधि तो हमने जान ली कि संधि कैसे होती है, ये जान लिया हमने कि संधि कैसे होती है। अब संधि विच्छेद को हम जानेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो जब आप दोनों को साथ में समझेंगे तभी आप संधि की इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी क्रिया को जान पाएंगे, जब आप संधि और संधि विच्छेद को साथ में समझेंगे। तो देखिए संधि विच्छेद को हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, विच्छेद का अर्थ होता है आपका अलग करना। तो देखिए अब आप बहुत सीधी और सरल परिभाषा इसकी लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा सरल। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दीपावली, दूसरा है रामावतार,
चलिए, संधि विच्छेद बहुत ही सरल है, एक बार करके देखिए अपनी कॉपी में कि किस तरह से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद, संधि से बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो दीपावली और रामावतार, ये दो शब्द आपको दिए गए हैं। देखिए, दीपावली का आपका संधि विच्छेद होगा दीप धन अवली। ऐसे कभी नहीं करेंगे, दीपा धन वली, ये नहीं होगा कभी भी। दीप धन अवली, दीपावली। कैसे? देखिए यहां पर दी प धन अवली, और आ मिलकर क्या बनेगा? आ। तो दीप धन अवली दीपावली। देखिए आ का जो ये आ यहाँ पर बन रहा है, इस आ को हमने प में लगा दिया तो ये बना दीपावली। तो दीप धन अवली दीपावली। ऐसे नहीं होगा कि दीपा धन वली, इस तरह से संधि आप नहीं करेंगे, दीपा धन वली दीपावली, ऐसे नहीं होगा। दीप धन अवली दीपावली। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे रामावतार। तो कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे हम? राम धन अवतार, ऐसा नहीं करेंगे, रामाधन वतार। ये जो संधि विच्छेद है ये गलत है। हम हमेशा करेंगे राम धन अवतार, रामावतार। कैसे? आप देखिए दोबारा से, रा म, अ का स्वर आ रहा है, अवतार, और अ मिलकर आ बना, और किस तरह से? रा मा। जो म है वो क्या बन गया? आ बन गया। और ये वाला अ तो यहाँ पर आ ही गया है, बचा क्या? वतार, रामावतार। तो इस तरह से देख सकते हैं, संधि करते वक्त दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, संधि भी और संधि विच्छेद भी। क्योंकि जब आप संधि विच्छेद सही तरीके से करेंगे तब आप संधि सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो संधि विच्छेद भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा संधि विच्छेद टॉपिक क्लियर हुआ। अभी तक हम संधि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं, और क्योंकि व्यंजन के भेद हमने यहाँ पर क्लियर नहीं किए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजें हमें पढ़नी होती है, इसीलिए हमने इनको यहाँ पर एक बार रिवाइज किया है। तो संधि विच्छेद हमारा जो टॉपिक है ये भी हमने क्लियर कर लिया है। इसके बाद आता है संधि के भेद। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है संधि के भेद। तो संधि के आपके कितने भेद होते हैं? कौन बच्चा बताएगा संधि के कितने भेद होते हैं? चैट के माध्यम से भी आप अपना आंसर भेज सकते हैं और डायरेक्टली भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से टाइप की होती है संधि? संधि के भेद अगर कोई बच्चा जानता हो तो चैट के माध्यम से या फिर डायरेक्टली आप अपना उत्तर दे सकते हैं। संधि के भेद, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपना उत्तर हमें भेज सकते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि।
तो संधि के 3 भेद होते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या होता है स्वर संधि? अभी सभी को अलग अलग से क्लियर करेंगे। क्या होता है स्वर संधि, क्या होता है व्यंजन संधि, क्या होता है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की बात हम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले शुरू से शुरुआत करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। स्वर संधि, तो स्वर संधि की बात हमने यहाँ पर की। स्वर यानी कि आपके अ से अह तक, ठीक है, अ से ओ तक स्वर, अव तक, आ से औ तक आपके स्वर होते हैं। और संधि का अर्थ है मेल, तो यानी कि जहां पर स्वरों का मेल होगा, केवल जहां पर स्वरों का मेल होगा, देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, जहां पर केवल स्वरों का आपस में मेल होगा उसको स्वर संधि कहा जाएगा। जहां पर स्वर तथा व्यंजनों का मेल होगा या व्यंजनों का मेल होगा उनको हम व्यंजन संधि कहेंगे। जहां विसर्ग का मेल होगा वहां पर विसर्ग संधि कहेंगे। तो सबसे पहले हमने स्वर संधि की बात की है। तो स्वर संधि क्या होते हैं? स्वर होते हैं आपके अ से ओ तक, औ तक, ये आपके स्वर हैं, ठीक है। तो स्वर संधि को हम पहले पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा पहले लिख लेते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। स्वर संधि, स्वर संधि, तो देखिए हमने कहा दो स्वरों के आपस में मिलने से, यानी कि हमने स्वरों के मेल की बात की है। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से, स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। उन्हें स्वर संधि कहते हैं। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर केवल स्वरों का मेल होगा। तो जहां पर दो स्वरों का मेल आपस में होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी यहाँ पर पीछे भी हमने इस तरह का एग्जाम्पल दिया था, देव धन आल, देव धन आलय। तो प्रथम देखिए संधि क्या होती है, पहले ये याद रखेंगे, उसके बाद स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो देव धन आलय, देव व, कौन सा स्वर आ रहा है आपका? अ का स्वर आ रहा है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो यहाँ पर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है आ, ये हमने ले लिया। तो ये देव धन आलय क्या बना? देव धन आलय, अ और आ मिलाकर आपका आ बनेगा। ये आप कैसे बना, ये पूरी प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम जब संधि के भेद पढ़ेंगे तो ये सारी प्रोसेस आप आगे पढ़ेंगे। अभी केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि स्वर संधि होती क्या है। तो यहाँ पर जहां केवल दो स्वरों का मेल होगा, तो अ और आ जो है वो स्वर है, तो जहां केवल दो स्वरों का मेल होगा वहां पर स्वर संधि होगी, ठीक है। जहां पर स्वरों का मेल होगा वहां पर स्वर संधि होगी। तो ये आपका बन गया देव धन आलय, देवालय, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, पर धन उपकार, पर धन उपकार। तो प र किसका स्वर आ रहा है आपका यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, प र, अ का स्वर आपका यहाँ पर आ रहा है और साथ में उपकार,
ऊ क्या है, ये भी आपका स्वर है। हमने यहाँ पर बताया कि अ से लेके औ तक जितने भी वर्ण है ये आपके स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो अ और ऊ दोनों ही स्वर हैं। पर धन उपकार मिलकर आपका बना ओ, अ और ऊ मिलकर बना ओ, तो प र धन उपकार, परोपकार। ठीक है, परोपकार। रो, देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा पर धन उपकार, तो प और र और र को उच्चारित कीजिए, र, अ का स्वर आ रहा है तो प र, अ हमने लिखा, ऊ भी हमारा स्वर है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ऊ भी हमारा स्वर है। तो प्रथम वर्ण का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर आपका यहाँ पर क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो गया, परो, जो पर था वो आपका बन गया परो, ओ यहाँ पर लग गया और ऊ हमारा मिलकर बना, बचा हमारा पकार, परोधन, परोकार, परोपकार। ठीक है, तो ये है आपकी स्वर संधि, जहां पर केवल और केवल स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, यानी कि जो भी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये है आपकी स्वर संधि। अब देखिए आपने यहाँ पर देखा कि अ और ऊ को जब हमने मिलाया तो ओ बना, अ और आ को जब हमने मिलाया तो आ बना। तो यानी कि जब आप अलग अलग स्वरों को मिलाएंगे, अगर आप आ और ई को मिलाएंगे तो भी कुछ और बनेगा। तो इसी के आधार पर, यानी कि किस तरह से ये परिवर्तन हो रहे हैं, इसी के आधार पर हमने यहाँ पर स्वरों के भेदों को निश्चित किया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि, नंबर 2 है आपका गुण संधि, नंबर 3 है आपका वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि, नंबर 5 है अयादि संधि। तो इस तरह से स्वर संधि के 5 भेद हमने यहाँ पर बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये है आपके स्वर संधि के 5 भेद। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमने भेद कैसे डिसाइड किए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने अ और आ को मिलाया तो भी आ बना, जब हमने अ और अ को मिलाया तो भी अ बना, लेकिन जब हमने अ और ऊ को मिलाया तब हमारा ओ बना। तो इसी तरह से जो अलग अलग चीजें बन रही है अलग अलग स्वरों के मेल से, उन्हीं के आधार पर हमने ये दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण
और अयादि संधियों को डिसाइड किया है, अयादि संधियों में इनको बांटा है। इन 5 संधियों में हमने इनको बांटा है। अब फिर से हम शुरू करेंगे दीर्घ संधि से। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा है संधि, संधि के बाद हमने पढ़ा है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के बाद हमने पढ़ा है संधि के भेद, और संधि के भेदों में भी हमने 3 भेद बताए। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे। संधि के भेदों में हमने 3 भेद बताए आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हमने कहा जहां पर केवल स्वरों का मेल होता है, स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, वहां पर स्वर संधि होती है। तो अलग अलग स्वर हैं, स्वरों के भेद हमने बताए थे। तो स्वरों के भेदों के आधार पर ही, कि स्वरों के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं स्वरों के? स्वरों के 3 भेद हमने यहाँ पर लिखवाए थे। आप चैट के माध्यम से फटाफट आंसर दे सकते हैं, डायरेक्टली भी आप आंसर दे सकते हैं। स्वरों के कौन कौन से 3 भेद हमने यहाँ पर बताए थे? देखिए पढ़ाई तब तक मेरा यहाँ से बोलना, मेरा यहाँ से आप लोगों को पढ़ाना तब तक सफल नहीं है जब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप 100% में से 50% भी आप 30% भी आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है चीजें, तो बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, पाठ को रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो स्वरों के भेद हमने बताए थे। तो स्वरों के भेदों के आधार पर ही इतने सारे भेद हमने यहाँ पर स्वर संधि के बताए हैं। तो देखिए स्वरों के भेद थे आपके दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। तो हमने 3 स्वर यहाँ पर बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, और उसी के आधार पर हमने यहाँ पर स्वर संधि के भेदों को भी डिसाइड किया है। तो सबसे पहला भेद अब हम यहाँ पर लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब आप ध्यान देंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो आपका असल में अब शुरू होने वाला है। दीर्घ संधि। तो देखिए दीर्घ संधि में जैसे कि हमने आपको बताया, जो हिंदी में स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, जो कि आपके क्या होते हैं? अ, ई, उ, री। ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और दूसरा, हमने दूसरा यहाँ पर पढ़ा था दीर्घ, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनको हमने दीर्घ स्वर कहा। क्यों? देखिए ऊपर जो हमने ह्रस्व स्वर कहे उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। देखिए अब आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो जब हमने कहा कि जो आपका जैसे 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो जब हमने कहा कि जब आ, ई, उ, री और दीर्घ आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ में ह्रस्व या दीर्घ परस्पर आ, ई, उ के निकट आ जाएं, यानी कि दीर्घ जो है वो आ, ई, उ के परस्पर निकट आ जाएं, तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, ई, उ हो जाते हैं। देखिए ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। इसको मैं प्रॉपर आपके लिए लिख भी दूंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं बोल रही हूं। जब ह्रस्व अ, ई, उ, री आपके दीर्घ के संपर्क में आते हैं, ह्रस्व या दीर्घ के, वो आपस में भी संपर्क में आ सकते हैं या दीर्घ के संपर्क में भी आ सकते हैं, तो तब जाकर क्या बनता है? आ, ई,
ऊ बनता है। दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ क्या बनेगा? हमेशा दीर्घ बनेगा। या तो आ बनेगा, या ई बनेगा, या ऊ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तब जाकर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए, जब अ, ई, ऊ, री और जब आ, ई, ऊ, री और दीर्घ, दीर्घ जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, में से ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, एक शब्द हम यहां पर और लिख लेते हैं, जब ह्रस्व। ठीक है, क्योंकि ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। तो जब ह्रस्व आ, ई, ऊ, री और दीर्घ जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ में से ह्रस्व या दीर्घ किसके निकट आते हैं? आ, ई, ऊ के परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से क्रमशः, दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ, देखिए दीर्घ बनेगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, दीर्घ आ, ई, ऊ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो आपने ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने क्लियर कर ली हैं चीजें, आपको स्वर पता है, आपको स्वरों के भेद पता है, आपको संधि के भेद पता चल गए हैं, और आपने संधि के भेदों में भी स्वरों के भेदों को ढंग से पढ़ लिया है कि क्या होते हैं दीर्घ और क्या होते हैं ह्रस्व। अगर ये दो चीजें आपको क्लियर है तो ये परिभाषा आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगी। तो इसको एक बार आप जरूर अच्छे से, जो कुछ भी हमने लिखा है अभी तक, उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद इसके एग्जांपल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा हम यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है, इसके दीर्घ स्वर जो है सबसे पहला इसके भेदों को पढ़ रहे हैं। तो इसको आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे, और तब जाकर जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो जितना भी आज पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।